हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लामीज़ थ्योरम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कुछ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स जो हमने 10th 11th 12th में पढ़ रखी है, जिसमें हमें एंगल निकालना आना चाहिए, क्योंकि एंगल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा पिछला वीडियो जो लामीज़ थ्योरम का उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास जूम पर और यूट्यूब दोनों पर अब हमारी चल रही है, तो दोनों ऑडियंस से ही बात होगी। अब देखिए ज़रा लामीज़ थ्योरम को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको एंगल निकालने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, हिंदी में संगत कोण या एकांतर कोण क्या होता है, या दो लाइन पैरेलल और समांतर कब कही जाती है। ये थोड़ी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो मैं एक बार ही ना क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको कि एंगल निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, अगर मैंने इस एंगल को x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया, तो तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है, 180 होता है। इसी तरीके से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा बच्चों, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। सब बेसिक है। आप कहेंगे सर क्यों बता रहे हैं, पर मेरी आदत है, मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड बच्चों क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जो तीसरी बची साइड वो बेस होता है। इसके बाद अगर सपोज करिए हमको ये दोनों साइड दी हैं और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा लगा के निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। ये सब यूज होगा अभी। तो यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये थोड़ा ज्योमेट्री आनी चाहिए हम लोग को, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है यहाँ पर। अच्छा, और देखिए क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर कहीं लिखा हो इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और एंगल कितने कितने होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। चौथी बात, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसमें क्या खास बात होती है बच्चों की, उसमें दो साइड इक्वल होंगी, हमेशा दो साइड इक्वल होंगी और तीसरी साइड उनके बराबर नहीं होगी, ये अलग होगी। इक्वल साइड के सामने का जो एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये x है तो ये भी x होगा। एक और खास बात, इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज और आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप इस वर्टेक्स से, ये जो ऊपर वाली वर्टेक्स है, इससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पर, इस लाइन पर, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी जितना ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस भी होगी। इसी तरह यही चीज आइसोसेलेस में, अगर आप वर्टेक्स से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये साइड और ये साइड, ये इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी बाइसेक्ट कर देगा। ठीक, इसके अलावा देखिए कुछ और बातें यहीं बता देता हूं आप लोगों को। ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे आ गई। हिंदी में बोलते थे समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। दो लाइंस अगर कट कर रही हैं तो उनके आमने सामने के एंगल, यानी ये x है तो ये भी x होगा, इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये भी बराबर होंगे। इसके अलावा फिर से देख लेते हैं एक और डायग्राम बना करके जरा। अगर आपको ये एंगल मालूम है x, तो ये एंगल भी x होगा। और इस तरह से जो एंगल बनते हैं इनको बोलते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। इतनी बेसिक ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, तब हम लोग मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स करने लायक बन पाएंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ नोट करना हो नोट कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस हम लोग। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है मैकेनिक्स के 3-4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस लायक हो गए हैं कि पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकें। आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम, कंपोनेंट करना, एंगल निकालना और आना चाहिए लामी थ्योरम का अप्लाई करना। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, ए रोलर ऑफ वेट 100 न्यूटन। तो एक रोलर है जिसका वेट 100 न्यूटन है। इस टाइड मतलब बंधा हुआ है टू ए स्मूथ वॉल,
एक स्मूथ वॉल से बंधा है। स्मूथ वॉल से बंधा है इट मीन्स फ्रिक्शन का कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं है, स्मूथ वॉल से बंधा है। बाई ए स्ट्रिंग, एक रस्सी से बंधा हुआ है, एज शोन इन फिगर, फिगर गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड टेंशन एंड रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर रस्सी है, जैसे हमारे पास भी ये रस्सी एक है, मेरे माइक का वायर है, तो अगर ये रस्सी हमारे पास होगी तो इस टाइट है तो टेंशन इसमें ज़रूर होगा। तो टेंशन पूछ रहा है, रिएक्शन इसलिए आ रही है क्योंकि वो बॉल दीवार से कांटेक्ट में है। तो चलिए पहले तो हम लोगों को बनाना होगा फ्री बॉडी डायग्राम इसका, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको रिएक्शन, टेंशन और वेट बनाना आना चाहिए। चलिए बनाते हैं। मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूं, आप लोग एक अलग डायग्राम बना के बताइएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग एक अलग डायग्राम में बनाइएगा। चलिए, थोड़ा माइक का वायर जो है लंबा है, अटक जा रहा है शूज़ में मेरे। चलिए, तो एक रिएक्शन आएगी यहाँ से R, बॉडी का वेट होगा सीधा नीचे W, और ये रस्सी है तो रस्सी में क्या होगा, टेंशन। आप इसमें मत करिएगा, आप एक नया डायग्राम बना के उसमें करिएगा, ठीक। अब बोर्ड पे देखो बहुत ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इसका सेंटर पॉइंट मैंने बनाया, सेंटर से एक रिएक्शन चली गई इधर R, ऊपर एक टेंशन चला गया T, और नीचे चला गया इसका वेट। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, X वाली लाइन और Y वाली लाइन ज़रूर बना लिया करेंगे। अब आप चेक करो, क्या हम इस पे लामी थ्योरम लगा सकते हैं? तो लामी थ्योरम लगाने के लिए बच्चों ज़रूरी क्या है कि फोर्स होने चाहिए 3, और वो तीनों के तीनों एक पॉइंट से जाने चाहिए, और कोप्लेनर होने चाहिए। तो कोप्लेनर तो है क्योंकि एक ही प्लेन में सारे बने हुए हैं, आपके लेवल पे कोप्लेनर मिलेंगे आपको। अब आप देखिए ज़रा, लामी थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन एक बात फंस गई, क्योंकि लामी थ्योरम के लिए हमें तो एंगल चाहिए, ठीक। अब देखो एंगल निकालने की मैं कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से सीखना कैसे काम करना है। हमने एक्स और वाई वाली लाइन बना ली, तो ये एंगल तो मुझे पता चल गया कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल भी कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब देखते हैं हम लोग और क्या कोई एंगल निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है हमें। तो यहाँ ध्यान से देखो, एक एंगल क्वेश्चन में गिवन है 20 डिग्री। ये किसके किसके बीच का एंगल है, बहुत ध्यान से देखना। ये टी वाली लाइन जा रही है ना, और ये कैसी लाइन है, ये वाई जैसी लाइन है भाई, ये टी जैसी लाइन जा रही है और ये वाई जैसी लाइन है। तो टी वाली लाइन का एंगल वाई वाली लाइन से कितना दिया है, 20 दिया है। तो हम लोग अपने डायग्राम में भी टी वाली लाइन का जो वाई से एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों, 20 होगा। एक तो ये तरीका हो गया, या एक तरीका ये भी मैं कर सकता था बच्चों, ये 20 है, ये 90 है, क्योंकि रिएक्शन तो सरफेस से 90 डिग्री पर आती है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये एंगल निकल आएगा भाई। अगर अलग बना लें तो उन्होंने ये 20 दिया हुआ है, ये 90 दिया है, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया, नहीं हो गया। तो अगर मैं ये वाला 20 नहीं निकालता तो मैं ये वाला 70 भी निकाल सकता था, और ये 70 होगा, तो देखो बच्चों ये 20 ही होगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी मेथड से निकाल लो, बस एंगल निकाल लो। अच्छा एक और बात, किसका एंगल निकालने की हमें बहुत ज़रूरत होती है, किसका एंगल निकालने की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों हम हमेशा ध्यान से सुनते रहो, मेरे मोबाइल पे कुछ क्वेश्चन आए मैं वो भी देख रहा हूँ, जब तक आप मेरी बात सुनते रहो मैं बोल रहा हूँ। तो हम उस क्वेश्चन का, उस फोर्स का हमेशा एंगल निकालेंगे जो फोर्स एक्स और वाई में नहीं है। अब इसमें आप चेक करिए, टी वाला फोर्स ऐसा है जो एक्स और वाई में नहीं है, यानी तिरछा होके वो जा रहा है। तो अगर तुमने उसका एंगल निकाल लिया ना बच्चों, तो फिर आप पूरा सवाल सॉल्व कर लोगे। हमें मेन मुद्दा इसी का, ये जो 70 निकाला ना, या अभी जो ऊपर 20 निकाला था, मेन मुद्दा इसी का है। ये निकल गया, पूरा सवाल सॉल्व। क्यों? अरे भाई ये तो पूरी दुनिया को पता है कि एक्स और वाई के बीच 90 होता है, इसमें क्या तुमने तीर मार लिया? समझ गए कि नहीं? दिमाग तो यहाँ लगाना है। अब मेरे साथ बताना जो मैं पूछूंगा आपसे। 3 फोर्स हैं, टी, आर और डब्ल्यू। आप लामी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हो, तो लामी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है कि बारी बारी से एक एक फोर्स लेते हैं। तुम एक फोर्स ले लो, जल्दी से कोई भी फोर्स ले लो। मैंने माना कि मैं टी ले लेता हूं, मुझे टी अच्छा लग रहा है, मैंने टी ले लिया। तो मैं क्या लिखूंगा, टी अपॉन साइन, अब कोई एंगल लिखूंगा ना, इज इक्वल टू आर और डब्ल्यू में से कोई भी ले लो। तो सपोज मैंने आर ले लिया, तो आर अपॉन साइन, अभी एंगल लिखूंगा, और तीसरा फोर्स हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन साइन। अब कौन सा एंगल लूंगा, बहुत ध्यान से देखना जरा। जब टी के साथ लूंगा तो टी को छुपा लेता हूं, बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों, ध्यान से देखो। आर और डब्ल्यू के बीच का एंगल कितना है, बोल के बताओ, जल्दी आंसर करो मुझे। यस, 90 डिग्री, यानी यहां पे मैं लिख दूंगा 90। चलिए अब आप बारी आती है आर की, तो जब मैं आर को चुनूंगा तो आर को छुपा लेता हूं,
और अब मुझे एंगल किसके बीच का चाहिए होगा बच्चों, मुझे चाहिए टी और डब्ल्यू के बीच का ये टोटल एंगल, आर को छुपा लिया, टी और डब्ल्यू के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया, सम अप करो 90 70 इज 160, तो ये एंगल आ गया मेरे पास 160। अब देखो तीसरा एंगल निकालने के मैं तुम्हें दो तरीके बताता हूं, अगर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है तो तुम क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो और 360 से माइनस कर लो तो भी तीसरा एंगल उतना ही आएगा। क्या बताया मैंने, इन 90 और 160 को ऐड कर लो और 360 सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी उतना ही आएगा। करके देखें तो 360 माइनस 90 प्लस 160, 160 प्लस 90 कितना होता है बच्चों, ये हो गया 250 है ना। हाँ ठीक है, तो कितना बच गया एंगल बच्चों, 110 बच गया, यानी ये एंगल कितना आया 110। लेकिन तुम चाहते हो नहीं सर मैं तो डायग्राम में ही दिमाग लगाऊंगा, तो कैसे होगा चलो देखते हैं। तो अभी मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब देखो अगर मैंने W फोर्स लिया तो मैं यहां पर W को छुपा लेता हूं और बाकी दोनों फोर्स कौन से बचे बच्चों मेरे पास, T और R। तो T और R के बीच का एंगल चाहिए, यानी कि मुझे ये पूरा एंगल चाहिए ये वाला। तो आप देखो इतना तो 90 है, ये कितना है भाई, अगर ये 70 है तो ये कितना बचा 20, तो 90 20 कितना हुआ 110। देखो वही आया कि नहीं आया, कोई डाउट यहां तक किसी को। चलिए अब देखिए जरा इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। आपके पास कैलकुलेटर वगैरह जरूर होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छा W की वैल्यू हमारे सवाल में दी है 100 न्यूटन, तो मैं W की जगह वैल्यू डाल देता हूं 100 न्यूटन। अब आप देखो जरा यहाँ पे ऐसा मत करना कि साइन 90 की वैल्यू 1 लिख रहे हो और फिर कैलकुलेटर से साइन 160 की वैल्यू यहाँ लिख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, सारा काम कैलकुलेटर से होना है। एक काम करो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 100 न्यूटन अपॉन साइन 110 और ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। चलो अभी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। अब ये साइन 90 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 अपॉन साइन 110। इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने देखो t तो निकाल लिया, अब हमें r चाहिए, तो मैं अब की बार इन दोनों को बराबर कर देता हूं। तो सिमिलरली बच्चों r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 अपॉन साइन 110 और ये जो 16 साइन 160 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 160। जिनके पास कैलकुलेटर है जल्दी से मुझे आंसर निकाल के बताएं कि t कितना आ रहा है और r कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए जरा। तो बच्चों कैलकुलेट करके ये आंसर आपके आने चाहिए। तो टेंशन की वैल्यू हो गई 106.41 न्यूटन और रिएक्शन की वैल्यू हो गई 36.39 न्यूटन। ये दो आंसर हमसे पूछे गए थे। ये एग्जाम में लमसम 5 मार्क्स के अप्रॉक्स सवाल आता है एक ही ट्यू में। चलिए किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए। अभी हम करने जा रहे हैं इसी का एक और मेथड। अब आप कहेंगे सर एक और मेथड, कौन सा मेथड हो गया? तो बच्चों हमने कंपोनेंट्स भी तो सीखे हैं और ये बॉडी तो रुकी हुई थी यानी इक्विलिब्रियम में थी, तो इसमें और क्या काम किया जा सकता है वो भी देखिए। सेकंड मेथड देखिए, अगर फ्री बॉडी डायग्राम से सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ तो इधर एक रिएक्शन आई थी, इधर एक टेंशन आया था और नीचे आया था वेट, ये था ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपोनेंट किसके करोगे, तो कंपोनेंट हमेशा उस फोर्स के किए जाते हैं जो ना तो एक्स में होता है ना वाई में होता है, बल्कि इनके बीच में से कहीं जा रहा होता है। तो ये देखिए इसके कंपोनेंट करेंगे। एंगल आपको याद होगा हमने अभी 70 निकाला था, बाकी सब काम वैसे ही है, बस फ्री बॉडी डायग्राम के बाद लामी थ्योरम ना लगा के कंपोनेंट्स का मेथड हम लोग लगाएंगे। तो अब अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगा बच्चों, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा t cos 70 और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा t sin 70। अब देखिए बॉडी तो रुकी हुई है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और कॉन्करेंट सिस्टम है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉन्करेंट में अगर इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में मैं लिखता हूं EQBM, इक्विलिब्रियम का केस है, तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, सिग्मा fx0 और सिग्मा fy0। तो कंपोनेंट से जब भी हम लोग कॉन्करेंट सिस्टम का सवाल करेंगे तो दो कंडीशन लगा देनी है कंपोनेंट करने के बाद, सिग्मा fx0 और सिग्मा fy0। सवाल सॉल्व हो ही जाना है, रुकेगा नहीं, तुम्हारी कैलकुलेशन सही है। तो अब देखते हैं जरा सिग्मा fx0, तो सिग्मा fx वाली लाइन देखिए जरा, x में एक r इधर है और ये इधर है, तो मैं लिखूंगा r माइनस t cos 70 इज इक्वल टू 0। सिग्मा fx0 लिखना है ना, तो x के सारे फोर्स लिख दिए। इसी तरह y की बात कर रहे हैं हम लोग, सिग्मा fy0, तो y में t sin 70, थोड़ा सा लिखने का ध्यान दीजिएगा,
जैसे मैंने देखो टी के नीचे टी लिखा, टी साइन 70 माइनस डब्लू इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई हो गई। हम लोगों को डब्लू की वैल्यू तो एक्चुअली मालूम है, कितनी है 100 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं चाहूँ तो ये 100 इक्वल टू के उधर भी ले जाके लिख देता हूँ, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी ये 100 चला गया उधर। अब मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जो वैल्यू अननोन है उनको इधर लिखा करो लेफ्ट साइड, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए बता रहा हूँ, वरना लिख तो कैसे भी सकते हो, तुम्हें आता होगा। यहाँ पे भी देखो 100 टी साइन 70 माइनस 100 था ना, मैंने उधर इसलिए लिख लिया जल्दी से क्योंकि ये वैल्यू नोन है। तो जो वैल्यू नोन हुआ करे उनको हमेशा सिग्मा एफ एक्स सिग्मा वाई वाले मेथड में राइट साइड लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो भाई साइन 70 से डिवाइड कर लेंगे हैं तो टी की वैल्यू आ जाएगी, और उस टी की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे तो आर की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सिंपल तरीका हो गया, लेकिन मैं तो कैलकुलेटर आपको इक्वेशन वाला तरीका यूज कराना चाहता हूँ, वो देखिए कैसे होगा। तो क्या करिए, इसमें 0 इंटू आर लिख लीजिए इसको। आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व करनी आती है कि नहीं आती है? ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो जिन एग्जाम्स में ये अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर आपको ऐसी कैलकुलेशन मिलेगी। अगर मैं सिर्फ AKTU बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो हमारा लेक्चर है ना, ये JEE नीट और मैकेनिक्स AKTU और गेट एग्जाम सबके लिए यूजफुल है, केवल आपके लिए नहीं है। तो उसमें कई जगह कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता है, तो जहाँ अलाउड नहीं होता है वहाँ सिंपल कैलकुलेशन आपको मिलेगी, यहाँ तो थोड़ी टफ है। तो इसको बच्चों हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व अगर करेंगे तो आप कैलसी में मोड वाला ही की दबाएंगे और फिर इक्वेशन पर आएंगे, फिर अननोन 2 पर आएंगे, फिर A1 B1 C1। ये मेथड आपको आता है तो ज़रा चैट में मुझे लिख के भेजिए जल्दी से। मेथड अगर आपको आता है तो चैट में लिख के भेजिए। तो इन दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो R की वैल्यू और T की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही आंसर वही आएंगे, क्वेश्चन हमारा वही है। तो दो मेथड से मैंने बस बता दिया, आप लोग ज़रा कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व करके देखिए। हाँ, ऊपर का क्वेश्चन मत मिटाना बस, ठीक है, इतना मिटा दो बच्चों। आते हैं हम लोग नए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। उसी टाइप का क्वेश्चन है बस, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए बॉल ऑफ वेट 120 न्यूटन रेस्ट इन ए राइट एंगल ग्रूव। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? राइट एंगल ग्रूव, एक्चुअली डायग्राम तो तुम्हें दिया हुआ है, डायग्राम तो तुम्हें दिया हुआ है, ये है एक्चुअली राइट एंगल ग्रूव। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइड जो है ना, देखो दो साइड है इसकी, एक ये और एक ये, तो इसकी जो एक साइड है वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट एंगल ग्रूव। समझ गया मेरी बात? और दूसरी साइड के लिए तुम्हें एक एंगल दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और इसके अंदर क्या है, एक रोलर रखा हुआ है। ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, और इसका जो वेट है बच्चों वो आपको दिया हुआ है 120 न्यूटन। दिस इज अ गिवन वेट। इसको कॉन्टेक्ट पॉइंट 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। जल्दी से इसमें आप लोग जो जितनी रिएक्शन और वेट बनते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनते हैं, जल्दी से बना डालिए, जल्दी। चलिए, आई होप आपने इतनी देर में फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया होगा। तो मैं इसी में बना रहा हूँ सारे रिएक्शन एंड वेट, आप नए डायग्राम में हमेशा बनाया करिए, ठीक। तो एक रिएक्शन तो यहाँ रहेगी भाई, सरफेस से 90 डिग्री पर, सरफेस से 90 डिग्री पर एक ऐसे, और एक रिएक्शन ऐसे निकल जाएगी R2, सरफेस से 90 डिग्री पर, इंक्लाइंड है ना ये, दो जगह कॉन्टेक्ट, और इसका वेट जो होगा वो सीधा नीचे की तरफ ऐसे डॉटेड बना दिया मैंने। अब इस सेंटर को निकाल के अलग बना लेता हूँ। इधर क्या जाएगा, एक R1, ऊपर क्या जा रहा है, एक इंक्लाइंड होकर के, तिरछा होकर के R2, और नीचे के डायरेक्शन में क्या जा रहा है बच्चों, वेट। तो जो जैसे जा रहा है ना वैसे ही बना डालो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इधर एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन हमेशा बनाया करिए। अब देखो, हम इस पर लामी भी लगा सकते हैं और कंपोनेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन लामी लगाने की कंडीशन है कि 3 फोर्स होने चाहिए, केवल 3 फोर्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट वाला फंडा तो हम हमेशा लगा सकते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने फोर्स हो लगा सकते हैं कंपोनेंट का फंडा। लेकिन लामी थ्योरम 3 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इस सवाल को तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि 3 फोर्स है तो लामी भी। तो सबसे पहला सवाल ये दिमाग में आता है कि सर हमें एंगल किस फोर्स के लिए चाहिए। तो बच्चों मैं फिर से बताता हूँ, बड़ा आसान है, आंखें तुम्हारे पास है, तुम आंखों से देख सकते हो। जो फोर्स एक्स और वाई में नहीं होते हैं, मैंने इसको एक्स बना रखा है, इसको वाई बना रखा है, उन फोर्स के लिए एंगल चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो R2 वाला फोर्स है, ये ना एक्स में ना वाई में, इसका एंगल ढूंढ लो, पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो R2 का एंगल ढूंढते हैं, बड़ा मजेदार है इस सवाल, ये मेरे साथ देखना जरा।
मेरे साथ देखिएगा। सुचित, वो जो कैमरे का स्टैंड है उधर आगे ले आओ, आगे ले आओ जल्दी से। थोड़ा कैमरा आगे कर देते ताकि आपको दिखाई दे, आगे करिए, थोड़ा जूम की प्रॉब्लम है उसमें, और आगे कर लो। देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लो इधर लो, छोड़ दो छोड़ दो, ये दिख रहा है? चलो बच्चों, आई होप आपको वो डायग्राम थोड़ा, हाँ ठीक है, जूम हो गया है डायग्राम। वो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे ज़रा मैं क्या बता रहा हूँ। ये हमारी वेट वाली लाइन एकदम सीधी आ रही है नीचे ऐसे। ये वाला एंगल हमारे सवाल में कितना दिया हुआ है बच्चों? ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अभी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा तुम्हें। ये 60 दिया हुआ है, ये वाला एंगल कितना है बच्चों? 90, 60 150, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30। भाई ये वाला कितना है? 60, ये 90, तो ये इस ट्राइंगल में कितना हो गया? 30। और 30 के सामने ये वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना हो गया? 30। और ये 30 है, ये 90 है, तो 90 30 120, तो ये वाला कितना हो गया? फिर से देखो 60। और अगर इस लाइन को ऊपर बना दूं तो 60 के सामने बच्चों ये वाला कितना हो जाएगा? 60। फिर से सुन लो एक बार, फिर से बताता हूं। देखो यही डायग्राम जो है मैं यहां पे बना रहा हूं ताकि तुम्हें, या इसी डायग्राम में दोबारा बता देता हूं। देखो सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखना। मैंने भी कहा ना, एंगल निकालना आना चाहिए, थोड़ी ज्योमेट्रिकल फीलिंग थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, तब इस सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। तो ये हमने एक रोलर बना रखा है ऐसे, ठीक, ये सेंटर है, ये इसका वेट चला गया, ठीक। यहाँ से हम लोगों ने एक रिएक्शन बना रखी थी R1, और यहाँ से एक रिएक्शन बना रखी थी R2। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। पहले एक शॉर्टकट बता दूँ तुम्हें, एक शॉर्टकट सुन लो तुम। ये इंक्लाइन प्लेन है ना, ये है ना इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है बच्चों कितना है? वो 60 डिग्री है। तुम्हें रिएक्शन का एंगल चाहिए ना, देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 60 होगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अभी निकाल के दिखा देता हूँ तुमको। 60 कैसे होगा? ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये 60 होगा हमेशा। तो एक रूल बना लो, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है वही एंगल होता है उस इंक्लाइन प्लेन से जो रिएक्शन आ रही है उसका वर्टिकल से। फिर से सुन लो, एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूं तुमको, सवाल देखते ही हल हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है वही एंगल होता है किसका? उस प्लेन से जो रिएक्शन आ रही है उसका वर्टिकल से, उसका किससे? वर्टिकल से, ठीक। तो ये 60, तो ये 60, देखो मैंने शॉर्टकट बता दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए जरा ध्यान से, अब निकालना भी बता देता हूं। देखो ये 60 है, ये 90 है, और ये कितना बचा? 30। 60 90 150 और 30 180। 30 के सामने ये कितना हो गया बच्चों? 30। ये फिर 90, क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो सरफेस से 90 डिग्री पर आती है, तो ये फिर 90। 30 90, तो ये वाला कितना बचा? 60। और 60 के सामने शीर्षाभिमुख कोण कितना हो गया? 60 हो गया। ये एंगल निकालना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? हमें एंगल चाहिए होता है उसके लिए जो फोर्स एक्स और वाई में नहीं होता, ये आ गया। अब अगर मुझे इस पर लामी थ्योरम लगानी है तो चलो लामी थ्योरम लगाते हैं। आंसर तुम लोग खुद निकालना अब की बार। मैंने तीनों फोर्स ले लिया, R1 अपॉन साइन इज इक्वल टू R2 अपॉन साइन इज इक्वल टू W अपॉन साइन। तीन फोर्स यही है ना, अब इनके बीच में हम एंगल और लिखेंगे, तो वो अभी एंगल देखते हैं कितना कितना आता है। अगर मैंने R1 लिया तो मुझे एंगल चाहिए R2 और W के बीच का, यानी ये पूरा एंगल चाहिए। बड़ा आसान है निकालना, क्यों? ये तो मालूम है मुझे एक्स और वाई के बीच में 90 होता है, और ये 60 है, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 120 हो गया। यानी यहां पर एंगल कितना आ गया बच्चों? साइन 120। उसके बाद मुझे R2 के साथ एंगल चाहिए, तो मैं R2 को छुपा लेता हूं, और बाकी दोनों फोर्स R1 और W बचे, तो इनके बीच का एंगल ये चाहिए। कितना है एंगल? ये 90, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, यानी यहां एंगल ले लेता हूं 90। अब तीसरा एंगल निकालने के लिए मैंने तुमको एक तरीका और भी बताया था कि दोनों को ऐड करके 360 से माइनस कर दो तो 150 आएगा ये एंगल। अब इसको निकाल के भी देख लेते हैं 150 आता है कि नहीं। अब हमें चाहिए W के नीचे वाला एंगल, तो W को छुपा लिया, तो R1 और R2 दो फोर्स बचे, इनके बीच का ये टोटल एंगल हमें चाहिए। तो बच्चों ये तो 90 है, क्यों? क्योंकि भाई ये तो वाई एक्सिस है, वर्टिकल है, ये 90, और ये कितना है? 60, तो 90 60 कितना हो गया? 150।
यानी ये वाला एंगल जो आया यहाँ पर बच्चों कितना आ गया, ये एंगल आ गया मेरे पास 150। और W की वैल्यू दी हुई है तो W की वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ 120 न्यूटन। अब बिल्कुल पुराने प्रोसीजर से हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। एक बार आप इनको बराबर करके R2 निकाल लेना और एक बारी पहले वाले और तीसरे वाले को बराबर करके R1 निकाल लेना। कोई डाउट है इसमें? करके बताऊँ सॉल्व? बहुत जल्दी से बता देता हूँ। R1 अपॉन साइन 120 बराबर करेंगे 120 बाई साइन 150 के, तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 अपॉन साइन 150 इंटू साइन 120। इसको कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो R2 की वैल्यू जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी करते जाओ, तो R2 की वैल्यू होगी 120 अपॉन साइन 150 इंटू साइन 90, ये हो जाएगी R1 R2 की वैल्यू। और यही आपसे पूछा था फाइंड ऑल कॉन्टैक्ट रिएक्शन। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। चलिए तो बच्चों इसके आंसर जो सॉल्व करने पे आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, मैच करा लीजिएगा। अब क्योंकि इसमें 3 फोर्स से तो हमने लामी लगाया, मगर हम इसको कंपोनेंट से भी कर सकते हैं। कंपोनेंट से कैसे करेंगे फिर से देख लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम के आगे का काम कंपोनेंट से भी किया जा सकता था। जैसे ये फोर्स था हमारे पास R1, ये फोर्स था हमारे पास R2, ये फोर्स था हमारे पास R3 जो कि वेट था 120 न्यूटन। फिर हम लोगों ने एंगल में थोड़ा दिमाग लगाया था तो ये एंगल हमने निकाल लिया था 60। अब कंपोनेंट मेथड से अगर हम करते हैं, अच्छा एग्जाम में दोनों मेथड से नहीं करना है, किसी एक मेथड से कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं तो दोनों मेथड सीखते चलते हैं। जब आप एकदम बढ़िया सीख जाओगे तो जो मेथड बन करे लगाया करना। तो R2 का कंपोनेंट हम लोग करेंगे क्योंकि R2 x और y में नहीं है, तो इधर आ जाएगा R2 cos 60 और इधर एक आ जाएगा R2 sin 60। अब इक्विलिब्रियम में है, बॉडी रुकी हुई है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब सारे फोर्स इधर से जा रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब हम कंपोनेंट कर लेते हैं ना तो फिर इस वाले फोर्स से हमारा कोई मतलब रह नहीं जाता है। आपके डायग्राम में बना रहेगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। या तो तुम कंपोनेंट यूज कर लो या फिर उसके जो ओरिजिनल फोर्स था वो यूज कर लो, एक ही चीज यूज करनी है तुम्हें। तो अब यहाँ पर अगर मैं सिग्मा fx0 की इक्वेशन अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, R1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि x के नेगेटिव में R1 माइनस R2 साइन 60 इज इक्वल टू 0। इधर आते हैं तो R2 cos 60 माइनस 120, तो उधर जाके प्लस का 120, जो वैल्यू नोन हो उसे इक्वल टू के उधर लिखा करो। और इसमें R1 नहीं है ना तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0R1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो आप लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो उनके लिए A1 की वैल्यू 1 हो गई, B1 की वैल्यू माइनस साइन 60 हो गई, C1 की वैल्यू 0 हो गई, A2 की वैल्यू 0, B2 की वैल्यू cos 60 प्लस का और C2 की वैल्यू 120, और आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी। x क्या होता है जो कैलकुलेटर में होता है, जो यहाँ पहले होता है, पहले क्या है R1, तो यानी जो पहली वैल्यू होगी वो R1 की होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो R2 की होगी। तो कैलकुलेटर से करिएगा। जो कैलकुलेटर नहीं चलाना चाहते हैं तो बच्चों cos 60 की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ R2 आ जाएगा, R2 की वैल्यू को यहाँ रख देना, साइन 60 रख देना तो R1 आ जाएगा। आंसर आपके सेम आएंगे। ओके, समझ में आया नहीं आया? तो इस YouTube वीडियो में बच्चों इतना ही रहेगा आप लोगों के लिए। पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराते रहिएगा, और नेक्स्ट में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल भी करेंगे। थैंक यू।